दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का आज हमारा 5th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ रहे थे। अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम सोल्व की हैं उनमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी इस्तेमाल किया है। आज का जो एपिसोड है इसमें हम इनको थोड़ा और गहराई से समझेंगे एंड फिर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको जरा समझते हैं। सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है और उसका यहां पे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। मैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं और यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं इधर मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है और इस तरफ जो है वो वाई एक्सिस है और आपकी तरफ जो है वो मान लीजिए जेड एक्सिस है। इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया और ये जो पॉइंट है ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। मैं इसको 0 0 0 बोल देता हूं। ठीक है जी। अब यहां पे मैं इसका एक स्मॉल हिस्सा ले रहा हूं dm, क्योंकि पहले मुझे इस पूरी रिजिड बॉडी का अबाउट जेड एक्सिस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो जेड एक्सिस है वो जी पॉइंट से पास हो रही है। तो जरा एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक स्मॉल मास ले लिया और मान लीजिए इस स्मॉल मास के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दे रखे हैं। x में x प्राइम है, y में y प्राइम है और z में मान लीजिए 0 है। ऐसे मैंने ले लिया है। मैं इस स्मॉल मास को xy प्लेन में ले रहा हूं, ऐसे मान लो ना। ठीक है। तो अब x प्राइम जो है वो यहां पे हो गया और y प्राइम जो है वो ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है। और z प्राइम में मैंने 0 ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस dm से इस एक्सिस पे जो हमारी z एक्सिस है इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो बिल्कुल इस ओरिजिन पे मिलेगा। जो dm होगा उससे अगर आप परपेंडिकुलर लेंथ देखोगे इसकी तो वो ये आपको r प्राइम नजर आएगी और वो जो परपेंडिकुलर होगा वो यहां पे मिलेगा 0 0 0 पे ही। आप बोलो सर 0 0 0 पे क्यों मिलेगा, जरा इमेजिन करके देखो। सोचिए यहां पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो जो dm है मेरा उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x में है और y में है, z में 0 है। इसका मतलब xy प्लेन में है मेरा dm, यहां पे है कहीं पे। स्मॉल मास जो है इस तरह का मान लीजिए स्मॉल मास है वो यहां पे रखा हुआ है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा z एक्सिस पे जो कि आपकी तरफ है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो जो परपेंडिकुलर होगा उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका मतलब है वो यहां पे ओरिजिन पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, x एंड y भी 0 हो जाएगा। ठीक है। इस जगह पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता चल गई है। तो अगर मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस जी पॉइंट से पास हो रही है, और यहां पे मैं वो एक्सिस को जेड एक्सिस मान रहा हूं सोचिए, और उसको मैं आई जी से अगर मैं लिखूंगा तो वो बनेगा इंटीग्रेशन आर प्राइम स्क्वायर डीएम। और आर प्राइम को क्या लिख सकते हो बताओ जरा। आर प्राइम इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। सही बात है। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू डीएम। ये हमारे पास क्या आ गया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट दिस जेड एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी एक्सिस के पैरेलल में एक और एक्सिस ले ली है। ठीक है। इसी एक्सिस के पैरेलल में एक और एक्सिस ले ली है यहां पे, और मैं जानना चाहता हूं अबाउट दिस जेड प्राइम एक्सिस कितना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको दे दी है, वो है कुछ d। अब आपको बताना है अबाउट दिस एक्सिस क्या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो आप एक काम कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए इस एक्सिस पे। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस एक्सिस पे इस dm से, तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट कहां पे आएगा, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे और इस डिस्टेंस को मैं r बोल देता हूं। अगर ये पॉइंट मुझे पता चल गया ना तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट कहां पे आएंगे अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करोगे। तो जरा सोचिए, ये मेरी z एक्सिस है और ये हमारा dm है। जो dm है वो xy प्लेन में है, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं z एक्सिस के पैरेलल में एक और एक्सिस ले रहा हूं d डिस्टेंस अवे इधर की तरफ। आप अगर इसको देखना चाहें तो ऐसे है ये। ठीक है। अब आप सोचिए, अगर मैं इस dm से जो कि यहां पे था इस एक्सिस पे
परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो उस परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें z कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा, केवल x कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पॉइंट है इसमें x कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा -d, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट 0 होगा इस पॉइंट का। और यहां से अगर मैं r को निकालूंगा तो r हैज टू बी इक्वल टू रूट ऑफ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो ये बन जाएगा x प्राइम प्लस d का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर, ये बन जाएगा r। यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो ये आएगी। अब अगर मैं i z प्राइम निकालना चाहूं तो वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, और इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्राइम प्लस d इसका स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर इनटू dm। सही है जी, ये हमारे पास अब i z प्राइम आएगा भाई। इस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो अब ये आएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो जरा मैं इधर लिख रहा हूं इसको, i z प्राइम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो x प्राइम का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्राइम इंटू d प्लस y प्राइम स्क्वायर इंटू dm, यही बनेगा भाई। ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फर्दर अगर मैं इसको देखूंगा तो बनेगा इंटीग्रेशन x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर इंटू dm, एक तो ये टर्म आ गई, प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा, y प्राइम का स्क्वायर इंटू dm, एंड प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा, नहीं y प्राइम का स्क्वायर तो इसमें यूज कर लेना भाई हमने, d स्क्वायर इंटू dm, एंड प्लस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ d मैंने बाहर ले लिया, x प्राइम इंटू dm। ये मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अब सुनो, ये क्या चीज है, ये तो पुराने वाला ही है भाई। तो i z प्राइम जो आएगा इट कम्स आउट टू बी, ये तो IG आ गया, ठीक है, प्लस ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया d स्क्वायर इंटू टोटल मास m, ठीक है, और ये क्या चीज बनेगी, ये बनेगी 0। व्हाई इट इज 0? बिकॉज जरा समझिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो x प्राइम इंटू dm इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास अगर मैं कर दूं रिजिड बॉडी का, तो ये बनेगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट, और वो कितना है, वो 0 है। ठीक है, आपको याद होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यही तरीका होता है ना। तो अगर dm मास को देखोगे तो dm मास का जो x प्राइम जो x कोऑर्डिनेट है वो x प्राइम है, तो x प्राइम इंटू dm डिवाइड बाय टोटल मास कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट निकल के आ जाएगा, और वो 0 है क्योंकि ओरिजिन हमने माना हुआ है उसको। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू बनेगी ऊपर वाली ये 0 बनेगी, तो इसको आप 0 रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो पैरेलल एक्सिस है, z एक्सिस के पैरेलल में अगर हम कोई एक्सिस ले लेते हैं और z एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से पास हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो जो पैरेलल एक्सिस है उसके अबाउट अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है जो कि z एक्सिस है, उसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो इनटू टोटल मास कर दो। तो ये है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं, सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है या सेंटर ऑफ मास पॉइंट बोल दो, और आपको यहां पे एक एक्सिस दे रखी है, इससे कुछ डिस्टेंस है d0, इस एक्सिस को मैं एक्सिस A बोल रहा हूं, सोचिए कोई एक्सिस है A, और इसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I है। आपको यहां पे एक और एक्सिस दे रखी है जिसको मैं बोल रहा हूं एक्सिस B, और इसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं IB बोल रहा हूं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए d1। तो IB की वैल्यू को कभी भी ये नहीं लिखना है IA प्लस d1 का स्क्वायर इंटू टोटल मास m, ये सही नहीं है भाई। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो A एक्सिस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट से पास नहीं हो रही, ठीक है, पॉइंट को समझो भाई, इससे पास नहीं हो रही, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, तो ये बड़ा गलती वाला पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या करोगे फिर आप, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है,
पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उस एक्सिस का निकालिए। तो IG निकालिए पहले। IG कैसे निकालोगे? हम जानते हैं IG प्लस ये जो IG है ना, इसमें प्लस कर दूं d नॉट का स्क्वायर इंटू टोटल मास m, तो उससे आ जाएगा IA। और IA आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है भाई, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, यहां से हमने IG निकाल लिया। IG विल बी इक्वल टू IA माइनस d नॉट का स्क्वायर इंटू टोटल मास m, ठीक है। ये आप पहले कैलकुलेट कर लो भाई। तो एक बार IG आ गया, उसके बाद फिर हम IB निकालेंगे। तो IB विल बी इक्वल टू IG विच इज IA माइनस d नॉट का स्क्वायर इंटू m। ये IG हो गया, उसमें प्लस कर दो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बताओ जरा, वो है d1 माइनस d नॉट, इसका स्क्वायर इंटू टोटल मास, ठीक है। ये होगा दोस्तों IB। तो इसलिए ये ध्यान रखना भाई, कभी भी अगर आपको जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उससे पास होने वाली एक्सिस के अलावा कोई दूसरी एक्सिस का क्या अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो और फिर उसके पैरेलल कोई और एक्सिस है उसमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो एक्सिस है या सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, सोचिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक ऐसे रोड दे रखी है, थिन रोड है और उसके साथ एक और रोड अटैच्ड है, ये भी थिन है भाई, मतलब इनका जो डायामीटर है ना उसको आप नेग्लिजिबल ले सकते हो कंपेयर टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो रोड लगी हुई हैं और यहां पे हमने इनको हैंग किया हुआ है, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, एंड इधर से इधर भी आपकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर, ठीक है भाई। ये आपको 1 मीटर दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है कि ये जो रोड है ऊपर वर्टिकल रोड ये 9 किलोग्राम की है और नीचे वाली भी 9 किलोग्राम की है, दोनों ही 9 किलोग्राम इनका मास है दोनों का। आपको बताना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट और सेंटर ऑफ मास पॉइंट, इसका जो जहां पे भी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका यही देख लेते हैं कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां एग्जिस्ट करेगा, माफ कीजिएगा सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट करेगा, वो हम जरा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं और मान लेता हूं कि यहां पे हमारा ओरिजिन है। देखो पहले वाली जो रोड है इसका जो मास जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो यहां पे होगा, ठीक है। मैं इसको 0 बोल देता हूं, इस पॉइंट को 0,0,0 बोल देता हूं। ये पॉइंट है मेरा A, ठीक है। तो A पॉइंट की जो लोकेशन है वो ये है। दूसरा जो पॉइंट है इसका हमें सेंटर ऑफ मास पॉइंट पता चल गया, इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहां होगा, वो इसके मिडिल में होगा। इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूं, ठीक है। तो B के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, ये मेरी x एक्सिस है भाई, इधर मेरी y एक्सिस है और आपकी तरफ जो है वो z एक्सिस है। तो B के अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो B के कोऑर्डिनेट आएंगे x में 0, y में कितना हो जाएगा, y में 1 और z में 0। ये मेरे B के कोऑर्डिनेट हो गए। मतलब इसका मुझे वर्टिकल रोड का भी मुझे सेंटर ऑफ मास पॉइंट पता चल गया और हॉरिजॉन्टल रोड का भी सेंटर ऑफ मास पता चल गया। अब मुझे ओवरऑल पूरे जो ज्योमेट्री है, पूरा जो शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा, G पॉइंट निकालना है। तो G पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा पहले वो निकालते हैं, ठीक है। और वो क्या होगा, इसका भी 9 किलोग्राम है नीचे वाली हॉरिजॉन्टल रोड का, और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है। इनको पॉइंट मास ले लेते हैं ना भाई। तो 9 इंटू 0 प्लस इसका बताइए, इसका भी 9 है और x कोऑर्डिनेट इसका भी 0 है, डिवाइड बाय टोटल मास 18, तो ये तो 0 ही आ गया। नेक्स्ट आइए y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जरा। जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसका मास m हो गया और उसका जो y कोऑर्डिनेट है, उसके जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, प्लस वर्टिकल का भी 9 है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो लोकेशन है वो यहां से 1 पे है, y कोऑर्डिनेट 1 है ना, डिवाइड बाई 18। तो कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया 0.5। और ऐसे ही अगर आप GZ देखोगे तो वो 0 आएगा। इसका मतलब पूरी जो शेप है
इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो यहां पे होगा, या सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो होगा वो यहां पे होगा, उसको मैं जी बोल देता हूं। हमें इस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और ये पॉइंट कहां पे बताओ जरा, x 0 है, y 0.5 एंड z 0 है, ठीक है, ये है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें भाई? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अब कैसे निकाले भाई? तो उसको जरा समझने के लिए ऐसा समझिए कि हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जी पॉइंट से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट। तो पहले तो क्वेश्चन को क्लियर कीजिए कि यहां पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताना है, जो इसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और वो जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है इस शेप के, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब है जेड एक्सिस जो होगी, जो जी पॉइंट से जो जेड एक्सिस पास हो रही होगी उसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को बताना है। आई होप आपको ये समझ आया। अब कैसे बताएंगे जरा देखिए, सबसे पहले तो इसका जरा देखते हैं जेड एक्सिस के अबाउट क्या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो ए से पास हो रही होगी, क्योंकि इस रोड का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है ना भाई, तो इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। इसको अलग सेपरेट ले लो, पहले आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सेपरेट ले लो, जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसको सेपरेट ले लिया, और ये है हमारा ए पॉइंट। यहां से जेड एक्सिस आपकी ऐसे पास हो रही है, और ये जो जेड एक्सिस है ये इसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू इसकी l स्क्वायर कर दो, l कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये हो गया जी। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 4 4 और ये 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस z एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड इज 3। बट हमें इस पॉइंट के अबाउट नहीं चाहिए, हमें तो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। यहां पे एक एक्सिस है उसके अबाउट चाहिए, और ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, यहां पे जो जेड एक्सिस है और यहां पे जो जेड एक्सिस है वो दोनों पैरेलल है, और उनके बीच में जो गैप है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 0.5 का। तो आप बताओ यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 3 प्लस इसका जो टोटल मास है वो 9 है इंटू 0.5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये बन गया 0.25। इसका मतलब 3 प्लस 9/4 जो है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस नीचे वाली रोड का अबाउट दिस, जो जी एक्सिस बोल दो या जेड एक्सिस बोल दो, जो जी पॉइंट से पास हो रही है उसके अबाउट, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? 12 प्लस 9 21/4, ये हमें पता चल गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इतना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नीचे वाली रोड का। अब आइए ऊपर वाली रोड का। अगर मैं ऊपर वाली रोड की बात करूं तो जो वर्टिकल रोड है, ये है वर्टिकल रोड, और इस वर्टिकल रोड का ये हमारा सेंटर ऑफ मास पॉइंट है यहां पे। तो यहां पे जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? वो होगा 9 इंटू इसकी लेंथ भी 2 है तो ml²/12, तो ये भी 3 होगा भाई, सही है। बट हमें इसके अबाउट चाहिए नहीं, हमें तो यहां पे जो जी पॉइंट है ना उसके अबाउट चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये दोनों पैरेलल हैं, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 0.5 की है, क्योंकि ये जो पॉइंट है बी पॉइंट ये 1 पे है और ये पॉइंट है 0.5 पे, तो बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.5 की है। तो बताओ इसके अबाउट क्या बनेगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो बनेगा जो इस जी पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस, माफ कीजिएगा, इस बी पॉइंट के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस टोटल मास इंटू 0.5 का स्क्वायर। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.5 है, ठीक है। तो बन जाएगा 3 प्लस 9/4, ठीक है। तो अगेन 21/4 बनेगा, सही है जी। तो इसका भी हमने इस जी पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस होगी, इस जी पॉइंट के थ्रू जो पास होने वाली एक्सिस होगी उसके अबाउट हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, और वर्टिकल का भी निकाल दिया। अब टोटल का निकालना है, टोटल के लिए दोनों को जोड़ दो भाई। तो टोटल जो IG निकल के आएगा, IG कम आउट टू बी 21/4 प्लस 21/4, तो 21/2 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया? ये हो गया 10.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, सोचिए मेरे पास एक डिस्क है, मैं चाहता हूं अगली प्रॉब्लम को आप लोग सोल्व करें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे ही एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। मेरे पास एक डिस्क है और इसके अंदर हमने इतने हिस्से को निकाल दिया है, मतलब डिस्क वाला जो रीजन है वो इतना है बस, ठीक है, ये है।
हमें क्या करना है, यहां पे कोई पॉइंट दे रखा है O, उस O पॉइंट से पास होती हुई कोई एक्सिस है जो आपकी तरफ है, ठीक है। हमें उस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो डिस्क है ना, ये टॉप व्यू आप देख रहे हो, इसकी एक थिकनेस भी है, ठीक है, और इसका अपना एक मास है m, इसके पूरे का जो मास है वो m है। ये हिस्सा खाली कर रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हिस्सा खाली है, और रेडियस आपको दे रखी है, इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। मैं आपको r1 एंड r2 की वैल्यू बता सकता हूं, मतलब इन जनरल लेके चलते हैं। तो इसका मास है m, इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2। आपको इस O पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए, क्योंकि इसके पूरे का मास m दे रखा है इतने हिस्से का, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले ये पूरी डिस्क ले लीजिए, ठीक है, और इसका मास निकाल लीजिए। इसका मास m नहीं होगा, इसका मास ज्यादा होगा m से। वो कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको मास डेंसिटी निकालनी होगी, उससे फिर उसकी हेल्प से आपको इसका टोटल मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका अबाउट दिस, ये जो डिस्क है ना, इसका ये जो पॉइंट है, ये इसका ग्रेविटी पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट बोलो, इसको G1 बोल देता हूं। तो आप यहां पे, आप ये पॉइंट है मेरा O पॉइंट, तो आप बताओ यहां से आप IG1 निकाल लोगे। पहले IG1 की वैल्यू क्या होगी? जो भी इसका मास होगा m1 और इसकी रेडियस है r2, m1 r2 स्क्वायर बाई 2, ये इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई इस G1 पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब हमें चाहिए O पॉइंट के अबाउट, तो ये बन जाएगा m1 r2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस टोटल मास m1 इंटू ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, और इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r2 है, तो m1 r2 स्क्वायर। सही है जी, ये कर लोगे। ये तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट O, तो IO1 लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये पहले हिस्से का है, पूरा ले लिया हमने इसको। फिर एक काम किया हमने, ये छोटे वाला जिसकी रेडियस है r1, ठीक है, जिसकी रेडियस है r1, इसको ले लिया और इसका मास निकाल लिया। इसका मास क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ m निकालना है भाई, ये जो m1 है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ m निकालना है। कैसे निकालना है वो भी मैं बता दूंगा, वैसे तो आपको खुद सोल्व करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ये है r1 और ये है O पॉइंट, और ये जो O पॉइंट है इसके सेंटर से ये r2 डिस्टेंस है, ध्यान देना भाई। तो अब हम कैसे निकालें? तो इस पॉइंट को मैं G2 पॉइंट बोल रहा हूं। तो सबसे पहले तो IG2 हम कैलकुलेट करेंगे। IG2 बनेगा जो भी इसका m2 होगा वो इंटू r1 स्क्वायर बाई 2, ये होगा IG2, ठीक है। अब आप बताओ जो IO आएगा वो क्या आएगा? तो IO जो बनेगा, इसको IO2 बोल देता हूं, वो बनेगा IG2 विच इज m2 r1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो गया। प्लस क्या करोगे बताओ जरा, जो इसका मास है m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा IO2। इस O पॉइंट के अबाउट जो है इस छोटे वाले हिस्से का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें तो IO चाहिए ना भाई, तो सुपरपोजिशन कर दो, क्योंकि ये हिस्सा आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे, IO1 माइनस IO2 कर दो, ठीक है। इसको क्योंकि ये हटाना है तो इसलिए इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट दिस O, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप m1 को कैसे निकालोगे जरा देखो। अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये तो सरफेस एरिया हो गया, इंटू टी कर दो, ये मेरा वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम का मास दे रखा है m, और अपने को इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है पाई r2 स्क्वायर इंटू टी, इसका मास दे रखा है m1, अपने को m1 निकालना है। ये इसका वॉल्यूम है, इसको मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इसका m पता चलेगा ना मुझे। ऐसे ही इसको भी अगर मैं मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा m1। सही बात है भाई, जो इसका वॉल्यूम है इनटू इसकी मास डेंसिटी, और इसकी थिकनेस मैंने t ले ली है भाई, t बहुत छोटी है, हालांकि t की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना वो कट जाएगा। तो इसका जो मास है वो मेरे पास आ गया m1, और इसका जो मास आया है वो मेरे पास आया m। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा m बाई m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, t से t कट गया, तो बन गया r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड बाई r2 स्क्वायर। सही है जी। तो यहां से m1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास m इंटू r2 स्क्वायर डिवाइड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। आप जरा समझिए भाई, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, m1 निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ m।
m1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m आ गई। ऐसे ही यहां से m2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम ये m2 और m1 को इन टर्म्स ऑफ m रिप्लेस करके और फिर इसका अबाउट दिस O पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे हम, खासकर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये केवल 2D स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होती है। आप बोलोगे सर 2D के लिए क्यों? आपको याद होगा हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको डिराइव किया था। हमने बोला था मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का कोई रिजिड बॉडी है, कोई सरफेस है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पे अगर हम कोई स्मॉल एरिया ले लें इसका डीए, ठीक है, और डीए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, और हमें हमारे पास मैं अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो बनेगा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ देख लो भाई कितनी है, वो एक्स ही है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डीए। और ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये वाई आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डीए। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस जो इसके क्रॉसिंग पॉइंट से पास हो रही है, तो वो जो जेड एक्सिस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है पहली बात तो। ठीक है, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मुझे अब उस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करना होगा, उससे इस डीए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पहले वो निकालनी पड़ेगी आर, और आर की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। और यहां से जब आप आई जेड निकालोगे इट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इनटू डीए। यही करोगे भाई, इस तरह से एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट जेड एक्सिस। और अगर आप इसको अलग अलग करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ डी आएगा, एक वाई स्क्वायर के साथ डी आएगा, तो आप ये कह सकते हो इट इज आई एक्स प्लस आई वाई। इस तरह से आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को डिराइव किया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ये एरिया है, इसका मतलब ये 2D में है, और एरिया जो होता है वो सरफेस का होता है, और सरफेस का मास नहीं एग्जिस्ट करता। मास एग्जिस्ट करने के लिए वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब मुझे इसको 3D बनाना पड़ेगा तभी इसका कुछ मास एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सरफेस का थोड़ा ना मास होता है। वॉल्यूम बनाने के लिए मुझे इसको थिकनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर आपने थिकनेस प्रोवाइड कर दी फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर आपको जो कोऑर्डिनेट लेने हैं, एक तो वो तीनों कोऑर्डिनेट लेने होंगे, एक्स बी, वाई बी और जेड बी, क्योंकि वो फिर केवल एक्स वाई का फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो अब एक्स वाई प्लेन में नहीं रहा ना, अब आपको थिकनेस लेनी, अब जेड एक्सिस भी आ गई है। तो इसका मतलब इस थ्योरम को फिर आप प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये केवल तभी लगा सकते हो जब आप थिकनेस को बिल्कुल नेग्लिजिबल ले लो। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ऐसे रेक्टेंगुलर सीट है, इस तरह की रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, इसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब है बट नेग्लिजिबल है, और इसका मास है m। ठीक है, इसका मास है m, और मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, इसके यहां पे मेरे पास एक O पॉइंट है, इस O पॉइंट से पास होती हुई एक एक्सिस है जो आपकी तरफ है। ठीक है, मुझे उस O पॉइंट के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसकी थिकनेस जो है वो वेरी स्मॉल है, थिकनेस जो है वो वेरी स्मॉल है। तो अब आप क्या करोगे, इसको थिकनेस को वेरी स्मॉल ले लिया तो आप इसको 2D की तरह इमेजिन कर सकते हो, और 2D की तरह इमेजिन करके फिर आप आगे सोल्व कर सकते हो। जरा देखिए कैसे, अब जरा देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मैं एक काम करता हूं, ये है मेरा G पॉइंट, और G पॉइंट से पास होने वाली ये एक्सिस है, मैं इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूं, और ये जो एक्सिस है ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस है। आपको ये दे रखा है कि ये जो लेंथ है ये B है, और ये जो लेंथ है ये H है, ये H है, और ये पॉइंट है G, इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है,
अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसका Ix कैलकुलेट करते हैं अबाउट दिस एक्स एक्सिस। क्या इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैलकुलेट करते हैं। अगर एक बार वो कैलकुलेट हो गया, फिर हम करेंगे Iy, फिर हम y एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। उससे क्या होगा, फिर हम Ig कैलकुलेट करेंगे। Ig कैसे कैलकुलेट करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के, जो g एक्सिस, जो g से पास होने वाली जो आपकी तरफ जो एक्सिस होगी, क्योंकि वो x और y जो दो आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस है, उनके भी परपेंडिकुलर ही होगी ना तीसरी एक्सिस भी, बोलो ना यार। जो g एक्सिस है, जो g एक्सिस जिसको मैं बोल रहा हूं, ये z एक्सिस है बेसिकली। तो इससे पास होने वाली ये जो एक्सिस होगी, ये x और y के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर ऑफ मास पॉइंट से भी पास हो रही है। तो Ig की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Ix प्लस Iy। मैंने क्या कर दिया यहां पे, मैंने यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी, क्योंकि थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, तो Ix प्लस Iy के लिए। अब एक बार मेरे पास Ig आ गया, तो Ig तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, फिर मैं पैरेलल एक्सिस लगा के Io भी निकाल लूंगा। तो Io क्या बनेगा, Io विल बी इक्वल टू Ig प्लस जो भी इसका टोटल मास है m, पूरी इसका टोटल मास होगा m, इनटू ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो है h/2, तो h/2 का स्क्वायर करके मैं I नोट निकाल दूंगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों ही थ्योरम यूज हो रही हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यूज हो रही है और एक आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें थिकनेस जो है वो हमने वेरी स्मॉल लिया है, मतलब इसको हम 2D की तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे जरा, वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जरा देखिए मेरे पास ये एक तरह की रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है। सबसे पहले मैं Ix निकालता हूं, Ix जरा देखिए कैसे निकालेंगे। अबाउट दिस एक्स एक्सिस में निकालता, तो इस एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूं। अब अगर आप पतली सी स्ट्रिप यहां पे ले रहे हो, अब जरा ध्यान से समझना, तो इसकी जो विड्थ है वो है हमारे पास dx, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास h, पूरे की जो लेंथ है वो h है, ठीक है। इसका जो मास है dm, वो क्या होगा, वो होगा इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ जरा, वो होगा वॉल्यूम होगा इसका dx इंटू h, h इसकी हाइट होगी भाई, dx इंटू h इसकी हाइट होगी, ठीक है, और t इसकी विड्थ होगी, मतलब जो थिकनेस है वो इसकी t होगी। ये हमारे पास वॉल्यूम होगा इनटू क्या हो गया, मास डेंसिटी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्मॉल मास निकाल लेंगे dm। और क्योंकि इस स्ट्रिप का ये जो पॉइंट है, जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये एक रोड की तरह काम करेगी और इसका जो स्मॉल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा dm, अभी अभी हमने निकाला था, dm इंटू इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बताओ जरा, इसकी लेंथ है h, dm h²/12, ये हो जाएगा, ये एक रोड हो जाएगी ना भाई। और रोड के सेंटर से जो उसकी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो बन जाएगा h²/12 इनटू, बताइए dm की वैल्यू क्या आएगी, रो ht dx, सही है भाई, ये हमारा हो जाएगा di। अब आप बताओ जो Ix क्या आएगा, dix अभी है, तो Ix क्या निकल के आएगा, Ix के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बन जाएगा रो h³ t/12 इंटू x, इंटीग्रेशन dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा ना, और x की जब आप लिमिट पुट करोगे, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बताओ, x वेरी कर रहा है, यहां से आप मेजर कर रहे हो ना, तो x वेरी कर रहा है -b/2 से b/2, और जब लिमिट पुट करोगे आप तो b आ जाएगा सीधा सीधा, सही है भाई। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट x एक्सिस। अब जरा देखो, इसका मैं रो इंटू h इंटू b इंटू टी, ये अलग कर देता हूं भाई, h हाइट होगी, b ये मेरी विड्थ होगी और t इसकी थिकनेस होगी, तो h इंटू b इंटू टी इंटू h²/12। एक बार जरा देख लीजिए भाई क्या बना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये वॉल्यूम हो गया इसका, वॉल्यूम इंटू मास डेंसिटी, तो ये टोटल m आ गया, mh²/12, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब अबाउट दिस एक्सिस जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m इंटू जो इसके परपेंडिकुलर लेंथ है वो, उसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 12। आप बोलोगे सर ये तो रोड वाला ही है, तो ये देखा जाए तो ब्रॉडर सेंस में रोड ही तो है ये, और रोड की ये सेंटर वाली एक्सिस होगी एक तरह से, मतलब जो आप रोड पढ़ते हो ना, रोड का क्या होता है बताओ, इसकी लेंथ है l और यहां से जो कोई एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m
L स्क्वायर बाई 12 होता ना, तो यही तो है भाई, इसका टोटल मास m और ये जो लेंथ है ये h होगी, तो m h स्क्वायर बाई 12 ये हो गया ix, ठीक है। तो ix की वैल्यू हमें पता चल गई m h स्क्वायर बाई 12। ऐसे ही फिर तो i y भी आ जाएगा, i y ये हो गया, तो इसको अब आप हॉरिजॉन्टल रोड की तरह ले लो जिसकी जो लेंथ है वो b है, तो बन जाएगा m b स्क्वायर बाई 12। सही है जी। अब आप बताइए आई जी क्या होगा, जो जेड एक्सिस यहां से निकलेगी उसके अबाउट क्या बनेगा, वो बनेगा m बाई 12, तो मेरे पास बाहर आ गया, और ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। और फिर आपको आई नोट निकालना है इस ओ पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ से जो एक्सिस पास होगी ना, जो जी वाली एक्सिस के पैरेलल होगी, उसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो टर्म है ये तो यहां पे पुट कर दो और उसमें ये और ऐड कर दो। सही है भाई। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट को समझिए भाई कि यहां पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों लगा पा रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज आपने थिकनेस को वेरी स्मॉल ले लिया। इसका मतलब आप जो है 2D में अब बात कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज आप 2D में हो इसलिए आप यहां पे ये थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, ठीक है। तो चलिए आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।